बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले और तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारा मौजू है उर्दू शायरी के बावा आदम वली दक्कनी। आइए वली दक्कनी के हवाले से उनकी शायराना खुसूसियात और उर्दू अदब में उनकी इनफरादियत के हवाले से मुताला करते हैं। वली दक्कनी 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए। इनके आबा व अजदाद का वतन गुजरात था, लेकिन दक्कन में रहने की वजह से ये दक्कनी हो गए। वली दक्कनी के इब्तिदाई हालात ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उनकी इब्तिदाई शायरी के हवाले से ये बात वाज़े तौर पर नज़र आती है कि उनकी इब्तिदाई शायरी में मुकामी असरात नुमायाँ थे। उन्होंने हिंदुस्तानी रिवायात और लफ्ज़ियात को अपनी शायरी में ख़ास तौर पर पेश किया। सन 1700 में वो अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त सैयद अब्दुल मुअल्ली के हमरा दिल्ली गए, तो दिल्ली में उनकी मुलाकात सैयद सादुल्लाह गुलशन से हुई। सादुल्लाह गुलशन ने वली दक्कनी की शायरी सुनकर उन्हें मशवरा दिया कि वो फ़ारसी ज़ुबान बयान को भी अपनी शायरी में इस्तेमाल करें। ये बात वली के दिल को लगी और उन्होंने फ़ारसी रिवायत को अपनी शायरी में इस तौर पर समेटा कि उर्दू शायरी की एक नई रिवायत ने जन्म ले लिया। वली दक्कनी पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी और फ़ारसी अनासिर को मिलाकर उर्दू गज़ल का नया ख़मीर तैयार किया, जो अवाम व ख़वास दोनों में मकबूल था। वली दक्कनी ने फ़ारसी गज़ल के रिवायती मौज़ूआत, मज़ामीन और असालीब बयान को उर्दू गज़ल में बयान किया और उर्दू गज़ल को ऐसी बुलंदी अता की कि उर्दू गज़ल फ़ारसी गज़ल के मुकाबले पर खड़ी हो गई। वली दक्कनी की यही इनफरादियत उन्हें उर्दू अदब में मुमताज़ करने के लिए काफ़ी है। वली दक्कनी का दीवान जब 1718 में दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के शोरा ने उसमें वो खुसूसियात देखीं जिन्हें देखने के लिए उनकी आंखें तरसती थीं। शोराए दिल्ली ने न सिर्फ वली दक्कनी की तकलीद की, बल्कि उर्दू अदब में गज़ल की एक नई रिवायत ने जन्म ले लिया और उर्दू गज़ल कदीम से जदीद दौर में दाखिल हो गई और वली दक्कनी उर्दू की जदीद दौर के मेमारे अव्वल बन गए। इसीलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बावा आदम भी करार दिया है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि वली दक्कनी की अहमियत उर्दू गज़ल में ऐसी ही है जैसी अंग्रेज़ी शायरी में चासर और फ़ारसी में रूदकी की। वली दक्कनी के इब्तिदाई शायरी में जो कदीम रंग नज़र आता है, उस हवाले से दो शेर देखिए। वली दक्कनी कहते हैं, सजन टुक नाज सू मुझ पास आ आहिस्ता आहिस्ता, छुपी बातें आपस दिल की सुना आहिस्ता आहिस्ता, वली हरगिज़ आपस के दिल को सीने में न रख गमगी, के बर लावेगा मतलब को खुदा आहिस्ता आहिस्ता। ये लफ्ज़ियात वाज़े तौर पर कदीम दक्कनी नज़र आती हैं। उसके बाद जब वली दक्कनी ने अपनी शायरी में फ़ारसी असालीब बयान और मौज़ूआत और लफ्ज़ियात को अपनी शायरी में इस्तेमाल किया तो उनकी शायरी में वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आता है। उसी रदीफ़ में वली दक्कनी की एक और गज़ल के दो अशार देखिए। किया मुझ इश्क ने ज़ालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, के आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियाँ ने आखिर को, कि ज्यों बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। इस गज़ल की लफ्ज़ियात में वली दक्कनी के यहाँ वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आता है। वली दक्कनी ने बाद में और जदीद और साफ़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की। वली दक्कनी पहले शायर हैं जिनके मिजाज को क्लासिकल करार दिया जा सकता है। उन्होंने मुकामी मिजाज के साथ फ़ारसी ओज़ान व बहूर को उर्दू गज़ल में इस तौर पर समेटा कि अब वो उर्दू गज़ल का मिजाज बन गया है। इसी इनफरादियत ने वली दक्कनी की शायरी में एक ऐसी तासीर रख दी जो आने वाले शोरा को मुतासिर करने लगी। वली दक्कनी ने जदीद और साफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की। वली दक्कनी की शायरी में इश्क और मज़ाहिर फ़ितरत बुनियादी अहमियत के रखते हैं। उनकी शायरी में जमालियाती अनासिर की वजह से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने उन्हें जमाल दोस्त शायर भी करार दिया है। वली दक्कनी ने गज़ल के अलावा
قصیدہ، مثنوی، قطع، رباعی اور دیگر اصناف میں شاعری کی، لیکن جس قدر غزل ان کی مقبول ہوئی اس کے مقابلے میں دیگر اصناف کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو سکی۔ ولی دکنی کا انتقال 1720 سے 25 کے درمیان احمد آباد گجرات میں ہوا، اور احمد آباد میں ہی ان کا مزار ہے جہاں چینی لگی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں چینی والے بابا بھی کہا جاتا ہے۔ سن 2002 میں گجرات میں ہونے والے فسادات میں ان کے مزار کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ ولی دکنی کی شاعری میں جو خصوصیات ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جو جمیل جالبی نے ان کا تجزیہ کیا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عہد ولی کے بعد اردو شاعری میں جتنے بھی رجحانات سامنے آئے ہیں، وہ چاہے عشقیہ شاعری ہو یا ایہام گوئی، داخلیت ہو یا خارجیت، مسائل تصوف ہو یا اصلاح زبان، تمام رجحانات یا تحریکوں کے مبدع ولی دکنی ہیں۔ ولی دکنی کی شاعری کے حوالے سے چند اہم اشعار اور دیکھیے جو مختلف موضوعات کے حوالے سے ہیں، اس سے صاف محسوس ہوگا کہ ولی دکنی کی زبان آج کی زبان محسوس ہوتی ہے، اور ان کے چند اشعار کے موضوعات بالکل آج کے زمانے سے متعلق نظر آتے ہیں۔ ایہام گوئی کے حوالے سے ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے: نہ جانوں خط تیرا کس بے خطا پر چلا ہے آج فوج شام بن کر۔ ولی دکنی کے چند اور اہم اشعار ملاحظہ کیجیے گا: شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، کبھی بے خود کبھی ہوشیار ہیں ہم، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے، باعث رسوائی عالم ولی مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی۔ ان اشعار میں آپ کو زندگی کا حقیقی رنگ اور عکس بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یقیناً ولی دکنی نے اس زمانے میں اپنی شاعری سے پورے عہد کو متاثر کیا۔ اس زمانے کے اہم ترین شعراء نے ولی دکنی کی انفرادیت اور اہمیت کو تسلیم کیا اور انہیں خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا۔ ولی دکنی نے اردو شاعری کی جس نئی روایت کو جنم دیا، اس نے آگے چل کر ایک روشن میناری کی صورت اختیار کر لی۔ ولی دکنی نے خود ہی کہا تھا: راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ ولی دکنی تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی غزل نے آنے والے زمانے کو بہت متاثر کیا۔ ولی دکنی کے حوالے سے انٹرویو یا تحریری امتحان میں جو سوالات پوچھے جانے کے زیادہ امکانات ہیں، وہ اردو ادب کے باوا آدم یا اردو شاعری کا چاثر قرار دینے کے حوالے سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں ولی دکنی کے حوالے سے ایک ڈیمو بھی کروایا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی ویڈیو میں ولی دکنی کی شاعری کی چند نمایاں خصوصیات آپ کے سامنے ضرور آ گئی ہوں گی، اور ان خصوصیات کو بنیاد بنا کر یقیناً آپ ولی دکنی پر مختصراً بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔